हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 12 तक की स्टोरी मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में होंगजुन अपनी स्पिरिट दिखाने वाला होता है, तो बाकी सब उसे शांत होने को कहते हैं। अब रोरोंग अपनी स्पिरिट दिखाती है, जो एक 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पागोडा होती है। यह स्पिरिट भी बहुत पावरफुल स्पिरिट होती है। हेडमास्टर रोरोंग से कहता है कि तुम्हारी स्पिरिट ऑक्सिलरी स्पिरिट में पावरफुल ज़रूर है, लेकिन फिर भी यहाँ सारे स्टूडेंट तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हें इस अकेडमी में रहना है तो यहाँ के रूल फॉलो करने होंगे, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। रोरोंग ये सुनकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। हेडमास्टर बाकी सबसे भी रूल फॉलो करने को कहता है। नाइट में बाई सबसे छुपकर सुओतुओ सिटी के स्पिरिट एरेना में जाने लगता है, तो पहले टांगसन, फिर शावू और लास्ट में होंगजुन भी उसके साथ चलने का कहते हैं। आगे ओसी के हेडमास्टर के पास आता है और उससे उनकी हेल्प करने का कहता है। हेडमास्टर उससे कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो जो आज मेरी हेल्प करने आए हो। ओसी के कहता है कि क्या आप रोरोंग को इस अकेडमी में रहने दे सकते हैं। हेडमास्टर कहता है कि ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अकेडमी के रूल फॉलो करती है तो वो यहाँ पर रह सकती है। ओसी के वहाँ से खुश होकर जाने लगता है, पर जाने से पहले वो पूछता है कि होंगजुन की स्पिरिट बाहर आते टाइम उसके कपड़े क्यों नहीं जलते। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि म्यूटेशन स्पिरिट दो टाइप की होती है। अगर म्यूटेशन कमज़ोर हो तो उसकी पावर से उसे ही हार्म पहुंचता है, और अगर म्यूटेशन पावरफुल हो तो वो उसे कंट्रोल कर सकता है। होंगजुन के फादर जानते थे कि होंगजुन फोइनिक्स जैसी पावरफुल स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और होंगजुन के साथ मिक्स हो गए। इससे होंगजुन की बॉडी फायर से सेफ रहती है, पर अभी भी वो अपने स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब ओसी के रोरोंग के पास आता है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं करती। ओसी के भागकर डोर तोड़ने लगता है, तभी रोरोंग डोर ओपन कर देती है, जिससे ओसी के सामने वाली दीवार में जा गिरता है। ओसी के रोरोंग से कहता है कि मैंने हेडमास्टर से बात कर ली है, वो तुम्हें अकेडमी से नहीं निकालेंगे। रोरोंग कहती है कि हेडमास्टर ने कहा था कि यहाँ सारे स्टूडेंट मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी स्पिरिट कौन सी है। ओसी के कहता है कि मेरी स्पिरिट तो देखने लायक भी नहीं है। इस पर रोरोंग अपनी स्पिरिट दिखाती है। गाइस, ऑक्सिलरी स्पिरिट जिनके पास होती है वो दूसरे स्पिरिट मास्टर की पावर बढ़ा सकते हैं। रोरोंग की स्पिरिट के 7 लेवल होते हैं, जिनमें से रोरोंग केवल 2 लेवल ही यूज कर सकती है। पहले लेवल में स्ट्रेंथ और दूसरे लेवल में स्पीड होती है। रोरोंग अपनी स्पिरिट का यूज ओसीके पर करती है, जिससे ओसीके की स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत बढ़ जाती है। अब रोरोंग ओसीके से उसकी स्पिरिट दिखाने को कहती है। ओसीके अपनी स्पिरिट दिखाता तो है, पर हमें यहाँ पर उसकी स्पिरिट नहीं दिखाई जाती। आगे चिंग अपने स्पिरिट की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी हेडमास्टर उसके पास आता है और थोड़े टाइम रेस्ट करने को कहता है। चिंग कहती है कि मुझे बस किसी को हराना है। हेडमास्टर कहता है कि एक टाइम पर तुम्हें जीतना भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरी इस बात का मतलब तुम्हें बाद में समझ में आएगा। कोई भी हमारा फ्रेंड या एनिमी नहीं होता, हम उसे अपना फ्रेंड या एनिमी बनाते हैं। इतना कहकर हेडमास्टर वहां से चला जाता है। अब टांगसन बाकी सबके साथ स्पिरिट एरेना में आता है। भाई एक टोकन खरीदता है और होंगजुन को देता है। होंगजुन पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। इस पर टांगसन कहता है कि कुछ भी नहीं, बस रिंग में जाओ और अपनी स्पिरिट को बाहर आने दो। जो करना होगा वो तुम्हारी स्पिरिट कर देगी। अब होंगजुन रिंग में आता है और अपनी स्पिरिट का यूज करता है। उसका ओपोनेंट उसकी स्पिरिट देखकर ही भाग जाता है। अब उस फाइट का टोकन देने वाला टांगसन से और ज्यादा पैसे देने को कहता है, क्योंकि होंगजुन ने उस फाइट के जज को ही जला दिया था। वेल, ये सब लोग यहाँ पर बूली को ढूंढने आए थे, इस कारण इनको तब तक फाइट करनी थी जब तक बूली का ध्यान होंगजुन पर ना जाए। अब एक आदमी बूली के पास आता है और उससे कहता है कि एरेना में एक लड़का आया है जिसकी पूरी बॉडी फायर वाली है। बूली कहता है कि अभी तो वो सिर्फ आया है, हमने उसकी पावर नहीं देखी है, हमें थोड़ा टाइम इंतजार करना होगा। आगे टांगसन बाई से कुछ पैसे देने को कहता है, क्योंकि होंगजुन ने अपनी हर फाइट में किसी न किसी को जला दिया था, कभी रेफरी को तो कभी अनाउंसर को। भाई उन्हें पैसे दे देता है, जिसके बाद ये सब लोग वापस अकेडमी आ जाते हैं। अगले दिन हेडमास्टर इन सब से पूछता है कि तुम में से कौन कौन स्पिरिट एरेना में गए थे। भाई कहता है कि इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। इस पर हेडमास्टर उन्हें एक पोस्टर दिखाता है और कहता है कि स्पिरिट एरेना में एक फोइनिक्स स्पिरिट वाला लड़का आया था। यह सुनकर भाई और बाकी सब अपना फेस छुपाने लगते हैं। हेडमास्टर इसके बारे में होंगजुन से पूछता है, तो वो बता देता है कि मैं स्पिरिट एरेना में गया था, क्योंकि मैं बूली को ढूंढना चाहता था। हेडमास्टर उन्हें फिर से एरेना में जाने से मना करता है। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि एरेना इनके लिए खराब नहीं है, इससे इनकी स्पिरिट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन होंगजुन को अपनी स्पिरिट कंट्रोल करनी होगी। अब टांगसन और बाई होंगजुन की स्पिरिट कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करने लगते हैं।
इधर हेडमास्टर ग्रैंड मास्टर से पूछता है कि तुम इन सबको एरेना में फाइट क्यों करने दे रहे हो। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि इससे इनकी स्पिरिट ग्रो होगी, इसके अलावा फाइट जीतने वाले को पैसे भी मिलते हैं। पैसों के बारे में सुनकर हेडमास्टर भी उन्हें फाइट करने की परमिशन दे देता है। आगे होंगजुन फाइट करता है और उन सब लोगों को पैसे देता है जिसको उसने जलाया था। इनमें टोकन देने वाला भी शामिल होता है। अब होंगजुन फिर से अपनी स्पिरिट कंट्रोल करने की कोशिश करता है। टांगसन और बाई फिर से उसकी हेल्प करने लगते हैं। तभी ओसिके इनके बीच से भागकर जाता है। वो इस टाइम रोरोंग की सेवा करने में बहुत बिजी होता है। ये दोनों फिर से होंगजुन को ट्रेनिंग देने लगते हैं। तभी ओसिके फिर से इनके बीच से भागकर जाता है। ये सीन इतनी बार रिपीट होता है कि एक पॉइंट पर तो बाई, टांगसन और होंगजुन वहीं बैठकर खाना खाने लगते हैं, पर ओसिके तो अभी भी इनके बीच से भाग ही रहा होता है। आगे होंगजुन अपनी स्पिरिट कंट्रोल करने में सफलता हासिल कर लेता है। इस बार फाइट में बाई उसका ओपोनेंट होता है। दरअसल बूली इनकी फाइट देखने नहीं आ रहा था, इस कारण बाई फाइट करने आता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को देखकर बूली वहां जरूर आएगा, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन बूली वहां टांगसन और शावू को पकड़ने का कहता है। टांगसन और शावू वहां से जाने लगते हैं। तभी बूली के आदमी उनको पकड़ लेते हैं। अब उनमें से एक आदमी टांगसन और शावू को लेकर बूली के पास आता है और उससे कहता है कि इस लड़के के पास ब्लू सिल्वर ग्रास है जो एकदम यूजलेस है, लेकिन फिर भी हम इसको हरा नहीं पा रहे हैं। बूली अपने आदमियों से कहता है कि इस लड़के को पकड़ लो और इस लड़की को मेरे रूम में ले चलो। बूली के आदमी टांगसन पर अटैक करते हैं, लेकिन टांगसन उन्हें कुछ टाइम में ही हरा देता है। वो बूली को पकड़ लेता है और उस ड्रग के बारे में पूछता है जो उसने नाइट फायर विलेज वालों को दिया था। बूली एक बॉक्स की तरफ इशारा करता है। शावू उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें से एक ग्रीन स्मोक शावू की बॉडी में चला जाता है। बूली कहता है कि अब ये लड़की थोड़े दिनों में ही मर जाएगी। टांगसन उससे एंटीडोट देने को कहता है तो बूली कहता है कि मैं तो एक नॉर्मल आदमी हूँ, मेरे पास एंटीडोट नहीं है। लेकिन 3 दिन बाद स्टार दुओ जंगल के पास वाले टाउन में एक आदमी आएगा जिसके पास एंटीडोट होगा। अब टांगसन हेडमास्टर और ग्रैंड मास्टर के पास आता है और बूली के बारे में उनको बताते हुए कहता है कि हमें स्टार दुओ जंगल के पास वाले टाउन में जाना होगा। ग्रैंड मास्टर उसे वहां जाने से मना करता है क्योंकि स्टार दुओ जंगल बहुत डेंजरस था। हेडमास्टर सारे स्टूडेंट को वहां पर ले जाने का कहता है, लेकिन किसी को भी शावू के पॉइजन के बारे में नहीं बताता। वो सिर्फ उन सबको ओसिके की स्पिरिट रिंग लेने का कहता है, क्योंकि ओसिके का पावर लेवल इतना हो चुका था कि वो अपनी स्पिरिट रिंग ले सके। ओसिके उस जंगल में जाने से मना करता है क्योंकि उस जंगल में 2 बीस्ट किंग भी होते हैं जिनको हराना टाइटल दाओलुओ के हाथ में भी नहीं होता। जिन लोगों के पास 9 स्पिरिट रिंग्स होती है उन्हें टाइटल दाओलुओ कहते हैं। ग्रैंड मास्टर कहता है कि बीस्ट किंग को काफी टाइम से उस जंगल में नहीं देखा गया है, वो जंगल के बहुत अंदर रहते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा मंकी है और दूसरे के बारे में मुझे भी नहीं पता है। पर यह बात काफी अजीब है कि उस जंगल में 2 बीस्ट किंग है फिर भी वहाँ फाइट नहीं होती। इस पर शावू कहती है कि वो दोनों बीस्ट किंग फ्रेंड है, इस कारण वहां पर फाइट नहीं होती। ग्रैंड मास्टर पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। शावू कहती है कि दूसरा बीस्ट किंग स्काई एज्यूर बुल पाइथन है और मुझे इस बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैंने इनके बारे में पहले भी सुन रखा है। गाइस बीस्ट किंग ऐसे स्पिरिट बीस्ट होते हैं जिनको मारना नामुमकिन होता है। ये इतने पावरफुल होते हैं कि टाइटल दाओलुओ भी इनसे डरते हैं। आगे आपको ये दोनों बीस्ट किंग भी देखने को मिलेंगे। अगले दिन ये सब लोग उस टाउन में आते हैं। यहाँ कुछ लोग इन्हें पकड़ने आते हैं, लेकिन जब ग्रैंड मास्टर अपनी 7 स्पिरिट रिंग्स दिखाता है तो वो लोग चुपचाप वहां से चले जाते हैं। ग्रैंड मास्टर टांगसन और शावू के साथ एक सराय में आता है। शावू ग्रैंड मास्टर से उसकी 7 स्पिरिट रिंग्स के बारे में पूछती है तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि हेडमास्टर ने मुझे कुछ ऐसा दिया है जिससे सारे देखने वालों को यही लगता है कि मेरे पास 7 स्पिरिट रिंग्स है। टांगसन ग्रैंड मास्टर से कहता है कि अब सब लोगों ने आपकी 7 स्पिरिट रिंग्स देख ली है, इसलिए कोई भी हम पर अटैक नहीं करेगा। हमें बाहर जाकर उस आदमी का पता लगाना चाहिए जिसके पास एंटीटोड है। ग्रैंड मास्टर को भी ये प्लान पसंद आता है। अब ये तीनों मार्केट में खड़े होकर उस आदमी का इंतजार करने लगते हैं। शावू टांगसन से पूछती है कि क्या स्पिरिट बीस्ट और स्पिरिट मास्टर कभी एक साथ नहीं रह सकते। इस पर टांगसन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि स्पिरिट मास्टर और स्पिरिट बीस्ट हमेशा से एक दूसरे के एनिमी रहे हैं। अगर स्पिरिट बीस्ट अटैक करना बंद भी कर दे तो भी स्पिरिट मास्टर रिंग के लिए उन्हें मार देंगे। शावू कहती है कि अगर किसी दिन कई स्पिरिट मास्टर मुझे मारने आते हैं तो तुम क्या करोगे। टांगसन कहता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। यहाँ एज ए ऑडियंस हमें एक बात का पता चलता है कि शावू और स्पिरिट बीस्ट में कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि ये हमेशा स्पिरिट बीस्ट को बचाने का कहती है, यहाँ तक कि ये उनकी रिंग लेने के लिए भी उन्हें हार्म नहीं पहुंचाती है। नाइट में टांगसन और ग्रैंड मास्टर वापस सराय में आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर टांगसन से कहता है कि आज हमें वो आदमी नहीं मिला जिसके पास एंटीटोड है।
अगर अगले 3 दिनों तक भी ऐसा ही होता है तो मैं स्पिरिट हॉल जाऊंगा और कोई मेडिसिन लेकर आऊंगा। अगले दिन ये सब लोग फिर से उस आदमी का इंतजार करने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर 2 लोगों की बात सुनता है जिससे उसे पता चलता है कि बाई और बाकी स्टूडेंट खतरे में हैं। ग्रैंड मास्टर टांगसन के पास आता है और उसे वापस सराय में जाने को कहता है। टांगसन वहां से जाने लगता है तो एक आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ आदमी टांगसन और शावू को पकड़ लेते हैं। तभी वो आदमी भी वहां पर आ जाता है जो टांगसन का पीछा कर रहा था। वो लोग उस आदमी को पंच मारते हैं लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके पास 4 स्पिरिट रिंग्स होती है जिनमें 2 येलो और 2 पर्पल थी। ये आदमी अपने एक हाथ से उन लोगों को बिना टच किए ही मार देता है। टांगसन उससे पूछता है कि तुमने इनको क्यों मारा। इस पर वो आदमी कहता है कि ये मुझे मारने आए थे। तुम दोनों को यहाँ बूली ने भेजा होगा। इसका मतलब है कि इस लड़की की बॉडी में पॉइजन है। मैं इसका इलाज कर सकता हूँ पर मैं ऐसा क्यों करूँ। पहले तुम अपना नाम बताओ। टांगसन उसे अपना नाम बताता है। ये आदमी टांगसन से कहता है कि मेरा नाम इजी च्यू है। अगर तुम इस लड़की को ठीक करवाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। च्यू टांगसन को एक बोतल देता है जिसमें कुछ ग्रीन स्मोक जैसा होता है। कुछ टाइम बाद ग्रैंड मास्टर बाकी सबके साथ टांगसन के पास आता है और उसे सराय में चलने को कहता है। हेडमास्टर टांगसन से कहता है कि तुमने च्यू की स्पिरिट भी नहीं देखी और उसने सभी लोगों को बिना टच किए भी मार दिया, पर यह कैसे हो सकता है। वो इस बारे में ग्रैंड मास्टर से पूछता है तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे लगता है च्यू भी एक स्पिरिट म्यूटेशन है। ग्रैंड मास्टर टांगसन से पूछता है कि क्या उसने इस बोतल को देते टाइम तुमसे कुछ कहा था। टांगसन कहता है कि उसने कहा था कि स्टार दुओ जंगल में दुगायेन नाम की कोई लड़की स्पिरिट रिंग लेने आने वाली है, मुझे उसके सामने यह बोतल फोड़नी होगी। उसने कहा था कि दुगायेन एक चेरी ब्लॉसम पहन कर रखती है। अब हेडमास्टर कहता है कि च्यू ये काम खुद भी कर सकता है लेकिन वो तुमसे अपना काम करवा रहा है। इसका मतलब है कि वो उस लड़की से डर रहा है। आगे नाइट में टांगसन फिर से ग्रैंड मास्टर के पास आता है और उससे उस बोतल के बारे में पूछता है। ग्रैंड मास्टर टांगसन से कहता है कि मुझे लगता है इस बोतल में कोई ऐसा पॉइजन है जो बहुत जल्दी इफेक्ट करे। तभी हेडमास्टर वहां आता है और कहता है कि जिस लड़की को च्यू हार्म पहुंचाना चाहता है वो अभी स्टार दुओ जंगल में गई है, पर उसके साथ 2 और लोग भी हैं जिसमें से एक के पास 7 स्पिरिट रिंग और एक के पास 8 स्पिरिट रिंग्स है। अगले दिन ये सब लोग स्टार दुओ जंगल में आ जाते हैं। यहाँ होंगजुन एक ट्रैप में फंस जाता है लेकिन वो अपनी स्पिरिट का यूज करके वहां से बच जाता है। ये सब लोग काफी थक चुके थे, इस कारण हेडमास्टर ओसीके से उसकी स्पिरिट यूज करने का कहता है। ओसीके मना करता है लेकिन हेडमास्टर उसकी एक भी नहीं सुनता। अब ओसीके अपनी स्पिरिट फॉर्म में आता है। वेल उसके सिर्फ कपड़े ही चेंज होते हैं क्योंकि ओसीके की स्पिरिट एक टूल स्पिरिट होती है। इसी के साथ एपिसोड 13 एंड 14 का एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन बाकी चैनल वाले पहले भी कर चुके हैं, इससे आगे का एक्सप्लेनेशन आपको कल से इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। शिए शिए शोकान।